और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो गुजरात में अगर लाइफलाइन मिली चुनावों के दौरान कांग्रेस को, तो वो अल्पेश की भूमिका में थी। तो वो स्लॉग ओवर में बैटिंग करते हैं, बहुत छक्के मारते हैं। सबसे पहले सुभ्रष्टा, 2019 क्या प्रेडिक्शन है? आप तो जनता की नब्ज टटोलती हैं, जानती हैं। देखिए, मैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहती हूं, पर मैं जनता की आवाज बन के कुछ प्रिडिक्ट नहीं करूंगी। मैं लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जितना काम इस सरकार ने आने के बाद किया है, जो गरीबों के लिए काम हुआ है, महिलाओं के लिए काम हुआ है और दलितों के लिए काम हुआ है, उससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो बेस, जो कोर बेस जिसको कहते थे, वो इतना व्यापक हो चुका है कि अभी भी चाहे वो एनालिस्ट हो या पॉलिटिशियंस हो, अक्रॉस द आयल हो, वो इसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि 2019 के जो चुनाव होंगे उसके नतीजे, उनका एनालिसिस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव होगा। मैं केवल एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के हिसाब से आपको कह रही हूं। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू 2019। जनता समझ पाए, ये ज्यादा जरूरी है। अल्पेश जी, 2019 की प्रेडिक्शन। देखिए, मोदी सरकार के बारे में अगर हम बोलें तो इन 4 सालों में जो एक विश्वास का माहौल होना चाहिए, वो माहौल कम हुआ है। एक विश्वास कम हुआ है गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, आम जनता की। तो क्या गरीबों का विकास हुआ? क्या दलितों पे अत्याचार बंद हो गए? क्या देश के अंदर वो समानता आ गई? बेरोजगारों को रोजगार मिला? क्या जो 2014 के इलेक्शन के अंदर जो वादे किए, बड़ी बड़ी बातें की गई, वो वादे पूरे हो गए? यानी एक तौर पे ये 4 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है, ये सिर्फ वादे बढ़े और अमलीकरण कुछ नहीं, कुछ दिया नहीं। उन्होंने वादे किए थे काले धन के, वादे किए थे बेरोजगारों को रोजगार देने के, वादे किए थे देश के अंदर सुशासन लाने के, वो सब वादे फेल हुए हैं। और आज देश के अंदर ये माहौल है कि देश के अंदर एक नफरत की राजनीति, एक बांटने की राजनीति, देश के अंदर हर कोई अनसिक्योरिटी फील कर रहा है, हर कोई जो गवर्नमेंट पे जो भरोसा होना चाहिए। प्रेडिक्शन 2019 की। देखिए, इन 4 सालों में बेरोजगारों को कितना रोजगार दिया? इन 4 सालों में आपने महंगाई कितनी कम की? इन 4 सालों में कितना काला धन वापिस लाए? इन 4 सालों के अंदर आपने देश के अंदर क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन आप पर आरोप है कि आपने ऑल्टरनेटिव ही नहीं दिया। यानी टीना फैक्टर, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू मोदी। देखिए, राहुल गांधी ने लास्ट मिनट में कर्नाटका में बोल दिया कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूं और चुनाव बिल्कुल स्लिप हो रहा था। देखिए, क्यों बोलेंगे ना राहुल गांधी। आपने 2019 की प्रेडिक्शन अभी भी नहीं दी है। देखिए, राहुल गांधी जी अगर बोलते हैं कि मैं देश का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूं, तो उसमें गलत क्या किया उन्होंने? अगर नहीं मना भी करते तो बहुत प्रेडिक्शन होता और अलग बातें होती, पर उन्होंने अच्छा, आप एक लाइन में इतनी देर में क्यों नहीं बोल पा रहे हैं कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? अल्पेश, ये बताएं। देखिए, देश के अंदर राहुल गांधी नेतृत्व करेंगे, देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और हमने कांग्रेस पार्टी को इसलिए समर्थन किया था कि राहुल गांधी, भले ही उस पर आप कोई हंसता हो, कोई अलग बातें करता हो, सोशल मीडिया के अंदर भाजपा के कार्यकर्ता कुछ भी टिप्पणी करते हो, पर मैं दावे से कहता हूं देश के अंदर एक ईमानदार नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे, देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, जहां पे गरीबों, बेरोजगारों, युवाओं का विकास होगा और देश के अंदर सुशासन आएगा। देश के अंदर राहुल गांधी ही एक ईमानदार नेतृत्व लेके आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टेलीग्राम भेजना होता है, आपने पूरा नॉवल भेज दिया यहाँ पर। अच्छा सुब्रत, लेकिन एक बात जरूर है कि बीजेपी की तरफ से नारा दिया जाता है कि युवा शक्ति, देश की तरक्की, लेकिन रोजगार के मामले में सरकार है हक्की बक्की, आंकड़े ही नहीं पता चल पा रहे हैं। क्या रोजगार दिया? 2 करोड़ नौकरियां कहाँ मिली? देखिए, मैंने इसके पहले भी एक पैनल डिस्कशन हुआ था जिसमें मैंने ये बात बहुत आक्रामकता से रखी थी। मैं आज बहुत शांतिपूर्वक ये बात रखना चाहती हूँ कि रोजगार, महिलाएं आक्रामक अच्छी लगती हैं, गो ऑन। नहीं, उसके लिए जब अल्पेश जी जैसे डिबेटर हो साथ में तो अच्छी बात हो, बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से। यहाँ पर हार्दिक होते तो आपको समस्या, या कन्हैया होते तो समस्या ज्यादा होती है। बिल्कुल होती है। अच्छा ठीक है, इसलिए और मैं एक बार इसको थोड़ा और जस्टिफाई करके तब आगे बढ़ती हूँ।
अल्पेश जी ने जो बात कही राहुल गांधी जी के लीडरशिप को लेकर के, अल्पेश भाई मुझे याद है हम लोग मिल चुके हैं गुजरात चुनाव के पहले। आप मुझे बताइए, आपने जितनी चप्पलें घिसी हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और गुजरात में, आपको लगता है राहुल गांधी जी ने अपने पूरे जीवन काल में दिल्ली में ही इतना ज्यादा केवल वॉकिंग करके ही उतनी चप्पलें घिसी होंगी? अल्पेश जवाब दे दीजिए। 47 साल की उनकी उम्र है, सीटें लगा दी 44 उपाध्यक्ष रहते हुए। मैं आपको बहुत ही स्पष्टता से कह रही हूं, आपके और हमारे जैसे जुझारू युवा जो कोई गांव से उठकर दिल्ली के आज इस मंच पर आया है, वो राहुल गांधी का लीडरशिप स्वीकार नहीं कर सकता। आप आज कह लीजिए क्योंकि आप आज उनके साथ हैं, पर ये हमारा जमीर अलाउ नहीं करेगा कि हम अपने उस संघर्ष को किसी ऐसे डायनस के पास जाने दें जिसने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी अमेठी में से 5 ऐसे किसान खड़े नहीं किए। आप छोड़िए, रोजगार के आंकड़े मैं आपको तब दूंगी जब मुझे अल्पेश नहीं, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं गुस्सा जरूर आऊंगी उसके ऊपर, मैं बिल्कुल जवाब दूंगी। मुझे अल्पेश जी 5 ऐसे युवाओं का उदाहरण अमेठी से दे दें जिन्होंने राहुल गांधी जी के संरक्षण, निरीक्षण, गाइडेंस या उनके कंपनी में इंटर्नशिप करके अपना एक बहुत अच्छा मुकाम बनाया हो। दे दें, मैं आपको पूरे आंकड़ों के साथ जवाब दे। पहले तो मैं ये बता दूं, एक ऐसे घराने से जहां से इंदिरा गांधी जी आती है, जहां से राजीव गांधी आते हैं, जिनकी हत्या हो गई, जहां राजीव गांधी जी की हत्या हो गई, और उस परिवार से राजनीति में आने कोई नहीं चाहेगा, चाहे आप हो, हम हो। अगर जिस घराने के अंदर उनकी दादी का, उनके पिताजी का हत्या हो गई और उस वक्त भी राजनीति में आने का डिसीजन लेना एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात थी। और तो एहसान थोड़ी किया उन्होंने अगर राजनीति में आए, ये भी तो सच है कि गांधी परिवार फेविकॉल है कांग्रेस के लिए। मैं वही बोल रहा हूं, जहां पे सिक्योरिटी के अंदर जीना उनकी एक मजबूरी थी, और फिर भी गुजरात के अंदर जब वो कैंपेनिंग करने के लिए आए तो गुजरात के उन गांवों में गए, उन किसानों के घर पे गए और उस झुग्गियों में भी गए जहां पे उन्होंने देखा और उन्होंने बोला कि देखिए ये जो माहौल है इसके अंदर, अब देखिए लास्ट 2 साल से राहुल जी पूरे देश के लिए भ्रमण कर रहे हैं। एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, जिन जिन गांवों में राहुल गांधी जी चुनाव के समय गए थे उसके बाद दोबारा कभी गए? देखिए दोबारा गए, मोदी जी गए हैं कभी किसी गांव में? रानी जी ने काफी सही, कहाँ? काफी बार वो तो दुनिया में घूमते हुए नजर आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए असम चुनाव के समय जब उन्होंने वहां कैंपेन किया था, बोगीबिल ब्रिज जो राजीव गांधी जी के समय, इंदिरा गांधी जी के समय जिसपे नहीं, इसलिए क्योंकि उन्होंने दलित आउटरीच प्रोग्राम हाल फिलहाल में उनको एमपीज एमएलएस को बताना पड़ा, समझाना पड़ा कि जाओ दलितों के घर में जाओ, खाना खाओ। अच्छा। इसको कैंपेन की तरह चलाना पड़ा, तो कहीं ना कहीं वो कटाव महसूस हो रहा था ना पार्टी में, तभी ये कदम उठाया। पार्टी में कटाव महसूस हो रहा था, मैं नहीं ऐसा मानती हूँ। आज मेरी माँ मेरे सामने है यहाँ पर, मैं खुद एक इंटरकास्ट विवाह किया है मैंने। मैं आपको बता सकती हूँ कि ये जो कास्ट टेंशन जो है ना, वो केवल राजनीतिक समस्या नहीं है, वो एक सोशियो इकोनॉमिक और सोशियो पॉलिटिकल समस्या है। बिहार के मैं उस खानदान से आती हूँ जहां पे मेरे पिताजी ने पीएचडी किया है, मेरी माँ ने एमए किया है, मेरे दादाजी ने ग्रेजुएशन किया है, पर मेरे दादा और दादी को आज तक ये एक्सेप्ट करना कि मैंने इंटरकास्ट शादी करने का निर्णय लिया, ये बहुत बड़ा निर्णय था। क्या आपको इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल दिख रहा है? अगर मोदी जी ने ये किया, जो दलित आउटरीच की जो बात करी, उसका तो स्वागत होना चाहिए कि एक सोशियो पॉलिटिकल विषय को राजनीतिक बनाकर लोगों के बीच जाना और एक मुहिम छेड़ना, जैसे स्वच्छता अभियान का मुहिम छेड़ा। आपको नहीं, मुहिम अपनी जगह है, वो तो फोटो ऑप हो रहा था। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती कि मंत्री जा रहे थे, कष्ट दे रहे थे, अपने लिए पकवान बना रहे थे और खा भी नहीं रहे थे घर में। देखिए, जो ऑफ कोर्स जो दलित आउटरीच प्रोग्राम, केवल फिलोसॉफिकल क्वेश्चन अगर मैं डील कर रही हूँ उस पे मैंने ये जवाब दिया। बाकी जब एग्जीक्यूशन में ऑफ कोर्स कमियां रही हैं, मैं आपको बार बार ये चीज कह रही हूँ कि जब समाज की समस्या है तो अचानक से समाज बिल्कुल आदर्श रूप में स्थापित होकर उसको एग्जीक्यूट कर ले जाएगा, ये भी तो एक बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन। मैं एक क्विक रिबटल अल्पेश जी, उसके बाद रोजगार पे छोड़ूंगी नहीं उनको मैं। उन्होंने स्वच्छता की बात की, मैं वहीं से आता हूं जहां से मोदी साहब रहते थे, जहां से उनका घर है, जिनका परिवार रहता है, 200-500 मीटर में ही रहता हूं मैं। वहीं पे स्वच्छता की बात करें तो हमने 4-5 दिन पहले भाजपा के उन एक्स कॉर्पोरेटर, ब्लॉक प्रेसिडेंट, इन सब ने एक कार्यक्रम किया कि देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब स्वच्छता की बातें करते हैं, पर यहाँ पे खुले गटर के नाले हैं, कचरे के ढेर है, यहाँ पे स्वच्छता का कुछ कीजिए। और मच्छर ज्यादा ब्रीडिंग है, क्या स्वच्छता का वो हो पाया है कहीं पे जहां उनके घर के अंदर ये माहौल है? आपने दलितों की बात की, गुजरात के अंदर अभी 7 दिन पहले एक दलित को चोर समझ के खुलेआम मारा गया और वो मर गया। गुजरात के अंदर हर 2-4 महीने के अंदर दलित पे असॉल्ट होता है और दलित पे अत्याचार हो रहा है।
मैं इतना ही जानना चाहता हूं, आप सिर्फ 2014 के आपके मैनिफेस्टो देख लीजिए, क्या वो मैनिफेस्टो को आपने लाए? क्या गुजरात के या देश के उन युवाओं को रोजगार दिया? क्या दलितों को समानता की धारा के अंदर लाए? क्या पिछड़ों का विकास हुआ? इन सवालों का जवाब। सुब्रत सर, सबसे पहले रोजगार, उस मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे। 2 करोड़ का रोजगार क्या दिया? मान लीजिए ना, अगर आप प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करेंगे, मानेंगे समस्या, तभी तो समाधान होगा। अगर आप हंकी डोरी एक अलग दुनिया में रहेंगे कि कोई समस्या ही नहीं है, तो समाधान कैसे होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बेरोजगारी समस्या नहीं है। ऑफ कोर्स बेरोजगारी समस्या है, लेकिन क्या मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या है? मानती हूं। मोदी सरकार के लिए ये एक इंटेंशनल क्वेश्चन जो था वो अभी भी है। मोदी सरकार इस बात को लेकर लापरवाह नहीं हुई है। डेफिनेटली ये चीज मैं बहुत दमखम के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मोदी सरकार के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं या मोदी सरकार ने जिस तरह युवाओं के साथ आउटरीच करने की कोशिश की है, उसमें बार बार रोजगार को किसी येन केन प्रकारेण एड्रेस किया है। अब इसका क्रियान्वयन कितना हुआ है, क्या ब्यूरोक्रेसी उस तरीके से मोबिलाइज हो पाई है जिस तरीके से होना चाहिए था, ये सारे इश्यूज हैं जिस पे एनालिसिस की जरूरत है। और एनालिसिस की जरूरत है, आंकड़ों की जरूरत है, क्योंकि अभी तक तो यही कंफ्यूजन है कि आंकड़ा क्या है। लेबर ब्यूरो कुछ कह रहा है, उस पर प्लानिंग कमीशन भी, टास्क फोर्स कुछ और कह रही है, बनानी पड़ रही है कि आंकड़ों का तरीका ही बदल दिया जाए। तो इसका मतलब अभी भी कंफ्यूज है ना सरकार? नहीं, सरकार कंफ्यूज्ड है, या फिर एक बैगेज हमको ये भी देखना होगा कि अभी तक हमारे देश में 95% से ज्यादा लोग जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, आप उनके रोजगार का पैमाना क्या हो? भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, हम ये कैसे आंकें? जैसे एक छोटी सी बात मोदी जी ने अपने किसी इंटरव्यू में कही थी, जो इतनी वायरल हो गई कि पकौड़ानॉमिक्स के नाम पे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट बात करने लगे उस पर। हम अगर केवल उस पर जूम इन करके अगर देखें, तो अगर ली मेरिडियन के सामने जो फुचके वाला है, जो गोलगप्पा बेच रहा है, क्या हम उसको रोजगार की उसको हम क्या मानेंगे कि वो डिग्निफाइड लेबर कर रहा है? नहीं, हम कंपेयर इसलिए करेंगे सुब्रत कि 2014 में भी वो पकोड़ा बेच रहा था। चाय पर चर्चा जब आपने कराई थी तब भी वो पकोड़े सप्लाई कर रहा था, आज भी पकोड़े सप्लाई कर रहा है और कल भी करता रहेगा। उसको पकोड़े ना बेचने पड़े, उसके बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले, जैसे आपका नारा है कि पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। आगे किस तरह से बढ़ रहा है, नौकरियां क्या मिल रही हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है? आपके तो मंत्री गाय बगाए कह रहे हैं पकोड़ा बेच लो, पान शॉप खोल लो, गाय को पाल लो। देखिए, पकौड़े बेचने वाला व्यक्ति के जीवन में एक परिवर्तन आया है या नहीं, ये मैंने कुछ ही दिनों पहले भी यूपीएससी का जो रिजल्ट आया वो मैंने देखा। आप देख के हैरान होंगे जिस तबके के लोग उठ करके आज यूपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि क्या उस व्यक्ति के जीवन में पिछले 4 साल में परिवर्तन हुआ? एक तो इसमें 2 चीजें हैं। आपने कहा पकौड़े बेचने वाला व्यक्ति पकौड़ा बेचे, ये अपने आप में शर्म की बात है, ऐसा मैं नहीं मानती, क्योंकि अगर वही ऑस्ट्रेलिया में शर्म से ना जोड़े। मुझे बताइए कि अगर कोई पकौड़ा बेचता होता तो वो चाहेगा कि उसका बच्चा पकौड़ा बेचे? हाँ, मैं ये जरूर देखूंगी कि अगर वो कल पकौड़े चूल्हे पे बना रहे हैं या आज उज्ज्वला योजना के थ्रू उसके घर में गैस आया है, अगर आ गया है तो मैं उसको सशक्तिकरण जरूर मानूंगी। नहीं, मतलब आप इसे सशक्तिकरण मान रही है, कह रही है कि पकौड़ा बेचने वाला पकौड़ा बेचता रहे। हमारा मुल्क वो है, और उदाहरण के तौर पे कि चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया, हम चाहते हैं कि पकौड़े बेचने वाले कैबिनेट मिनिस्टर्स बने कल को। उसके लिए क्या प्लान है वो आप बताएं। अच्छा, देखिए 2-3 पक्ष है इसमें जो गड्ढमड हो रहे हैं। मैं ये कभी भी नहीं कह रही कि पकौड़ा बेचने वाला व्यक्ति पूरे समय पकौड़े मतलब आजीवन, और उसके बाद जैसे पॉलिटिक्स में लोग डायनेस्टिकली पकौड़े जैसा बेचना शुरू कर दे, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं। मैं केवल ये कह रही हूं कि 4 साल में अगर एक सरकार आती है और उस सरकार ने ये कहा कि हम लोगों के जीवन स्तर में सुधार करेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, और जितने भी नारे थे और जितना भी इंटेंशनल नारे जो दिए गए थे, मैं उसमें ये देखूंगी कि कल ये पकौड़े बेचने वाला व्यक्ति, क्या अगर ये धुएं से उसका फेफड़ा खराब हो रहा था और आज उसको उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, तो ग्रोथ हुई या नहीं हुई? अगर ग्रोथ हुई तो फिर हम उसका जो आफ्टर इफेक्ट है उसकी एनालिसिस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ आपके जवाब से। पकोड़े बेचने वाले का मतलब एम्प्लॉयमेंट से लेना देना क्या है आगे का, वो नहीं समझ में आ रहा है मुझे। और दूसरा मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सशक्तिकरण, ये तो नहीं बताया था 2014 के मैनिफेस्टो में कि पकोड़े बेचने वाले का सशक्तिकरण हो जाएगा कि अब एलपीजी का सिलेंडर देने में खुश हो जाओ, नौकरियां मिले ना मिले। मुझे लगता है हमारे देश में जिस तरह से चुनाव होते हैं और जो मैनिफेस्टो आते हैं, जैसे सवाल आज आप पूछ रही हैं, वैसे सवाल हमें पॉलिटिशियन से और पूछने चाहिए कि आपने ये वादा दिया, गिव अस द ब्लूप्रिंट। और आई थिंक जो न्यू एज
या तो इंटेलेक्चुअल लीडरशिप हो या पॉलिटिकल लीडरशिप हो जो जाके चुनाव लड़ना चाहती हो। हम लोग इतना आक्रामक क्यों हैं? क्योंकि हम यही सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। आपने सवाल उठाए, बहुत बढ़िया। सवाल तो उठते आ रहे हैं, जवाब व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव मॉडल? अगर मोदी सरकार का मॉडल लोगों को लगता है कि फेल हो रहा है, सो व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव मॉडल दैट द ऑपोजिशन इज गिविंग? अब एक लाइन में जवाब दे दीजिए, फिर अल्पेश जवाब देंगे। क्या ऑल्टरनेटिव मॉडल मोदी सरकार ला पाई है? मुझे लगता है बहुत सशक्त तरीके से ला पाई है। ठीक है, अल्पेश जी जवाब। देखिए, कौन सा मॉडल लाए आप वो तो आप ही बताएंगे, पर जब पकौड़े की बात कर रहे हैं आप, पहले तो ये बता दो मोदी साहब ने कभी चाय नहीं बेची, क्योंकि हम वहीं रहते हैं और उनको सालों से जानते हैं। आपको कैसे मानने? आपने तो बोला कि फेयरनेस के लिए मशरूम खाते हैं, आप तो कुछ भी हम वही रहते, मैंने बोला ना 200-500 मीटर पे रहते हैं हम लोग। पर पकौड़ा बेचना, क्या पकौड़ा भी मोदी साहब ने सिखाया? वो रोजगार मोदी साहब का दिया हुआ है, वो तो उनकी खुद की आर्ट है। पर गुजरात की बात करूं मैं, तो गुजरात के अंदर जो शिक्षित बेरोजगार है, अगर 100 सरकारी की महकमे की सीटें बाहर पड़ी है तो 100 के लिए 15-15, 20-20 लाख लोग अप्लाई करते हैं। ये क्या है? ये बेरोजगारी है। आपने रोजगार देने का वादा किया था हर साल 2 करोड़, वो नहीं दिया। आपने बोला था हम काला धन ले आएंगे, वो नहीं लाए। पर जिस गरीबों की पिछड़ों की बात करते हैं, तो उन गरीबों पिछड़ों के लिए सरकार ने क्या किया, उसका जवाब है आपके पास? सुब्रत साहब। देखिए, मैं चूंकि एक महिला हूं, बिहार से आती हूं और बिहार में काफी गरीबी मैंने अपने आसपास देखी है। मेरा घर तो खैर गरीब, हम लोग गरीब। मैं जेन्युइनली बता रही हूं, उज्ज्वला योजना ने जिस तरह की क्रांति लाई है बिहार के गांव में, मुझे मालूम है अल्पेश जी इस मंच पे स्वीकार नहीं करेंगे इस चीज को, लेकिन जिस तरह से महिलाओं का सुब्रत, इशू एलपीजी उज्ज्वला योजना का नहीं है। उज्ज्वला योजना ने आपको उत्तर प्रदेश जिता दिया, मैं आपको क्रेडिट दे रही हूं इसके लिए। मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि नौकरियों के लिए 13 करोड़ से ज्यादा वोटर्स 2019 में जुड़ रहे हैं। यंगिस्तान ने मोदी सरकार के लिए वोट किया तो वो इस देश के प्रधानमंत्री बने। उनके लिए क्या ब्लूप्रिंट है? अगर रोजगार का मतलब केवल गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो मुझे लगता है कि हम युवाओं को विद्रोह करना चाहिए। मैं उस हिसाब से अनएम्प्लॉयड हूं, क्योंकि मेरी सरकारी नौकरी नहीं है। मैं उस हिसाब से अनएम्प्लॉयड हूं क्योंकि आज तक मैंने जीवन में किसी भी संस्था से रेगुलर सैलरी ड्रॉ नहीं की। मैं आज तक अनएम्प्लॉयड हूं क्योंकि मैं रिसर्च स्कॉलर। प्राइवेट जॉब्स क्रिएट हो पाई सुब्रत जी? प्राइवेट जॉब्स क्रिएट हो पाई? प्राइवेट जॉब, बल्कि जॉबलेस ग्रोथ का संकट ये है, और सवाल इसीलिए उठ रहे हैं कि जो एक हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे थे और जॉबलेस ग्रोथ हो रहा था, मतलब देयर वाज अ पॉइंट कि 7.5% जीडीपी था और जो जॉब्स का ग्रोथ था वो 0.2% पे था। उसको और धक्का दे दिया जब जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन हो गया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कोलैप्स हो गया। देखिए, काफी सारे इश्यूज मिलते जा रहे हैं और जो ऑपोजिशन का जो एजेंडा है वो खुल करके आ रहा है। मैं बहुत ही स्पष्टता, मैं कोई एजेंडा नहीं फॉलो कर रही, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ। आपको मैं नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ सवालों की जो फहरिस्त है वो ऑपोजिशन का एजेंडा, विच इज गुड। आई मीन, एंड यू शुड बी आस्किंग सच क्वेश्चंस। डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी को बहुत, एक तो है कि आप नकार दें ये बोल करके कि इस सरकार के आने के बाद लोग पीड़ित हो गए, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि आज कम से कम दिल्ली के अर्बन मिडिल क्लास घरों में जितनी भी काम वाली बाइयां आती हैं, जितने भी टेलर्स आते हैं, जितने भी वॉशरमैन आते हैं, सबके अकाउंट में अब पैसे जा रहे हैं। आप इसको 15 लाख आए। रोजगार की बात हो रही है और यहाँ पर आप काम वाली बाई पे आ गई हैं, पकौड़ों से, पान शॉप से, उसके बाद गाय पालने से लेकर अब काम वाली बाई को भी आप रोजगार अगर मान रही हैं, तो वो तो 2014 से पहले भी काम कर ही रहे थे ना। उसमें आपकी सरकार का क्या कंट्रीब्यूशन है? अल्पेश, कोई मैं रोजगार के पैमाने दे दूं आपको। सिर्फ सरकारी जॉब नहीं मांगते हम, प्राइवेट सेक्टर की जॉब भी मांगते हैं हम, और जो धंधे रोजगार है उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो एक टोकन मनी दिया जाता है या लोन दी जाती है, वो भी मानते हैं। क्या आपने धंधे रोजगार के लिए वो मनी दिया इन बेरोजगारों को, या प्राइवेट सेक्टर में कितनी जॉब दी, ये भी बोलिए। और आप नोटबंदी की बात करते हैं, माफ कीजिए, उसने तो रोजगार छीनने का काम किया और स्मॉल इंडस्ट्री खत्म कर दी। आपने पहले बोला था हम इससे कालाधन बाहर आएगा, आपने बोला था इससे आतंकवाद खत्म होगा, आपने बोला था इससे इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। ना इकोनॉमी स्ट्रांग हुई, ना कालाधन वापिस आया, ऊपर से बिटकॉइन गुजरात से ही बाहर आ गया।
10 साल से चल रहा था बिटकॉइन, गुजरात से ही बाहर आया और 20,000 करोड़ का बिटकॉइन हो गया, वो काला धन वहां अच्छा, यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं और हम चाहेंगे कि आप लोगों के भी क्वेश्चन आंसर लें, तो वी जस्ट आस्क समबडी टू प्रोवाइड यू विद द माइक्स। हाथ खड़े करके बता दें कि रोजगार की समस्या आपको लगता है सबसे बड़ी मोदी सरकार के लिए है या नहीं है। हाथ खड़ा करके बता दें। बहुत सारे लोग मानते हैं रोजगार की समस्या। प्लीज कैरी ऑन। अल्पेश जी, डिमोनेटाइजेशन का दर्द मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। मैं बार बार देखिए, जिस प्रतीकात्मक तरीके से ये समझिए कि जिस सवाल का आप स्पेसिफिक जवाब मांग रही हैं, उस सवाल का स्पेसिफिक जवाब देने में थोड़ा समय और लगेगा, क्योंकि जैसा आपने ही कहा, अलग अलग सोर्सेज के जो डेटा है वो अलग अलग इंटरप्रिटेशन थ्रो कर रहे हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी, मैंने शुरुआत में ही कहा, हमारी ब्यूरोक्रेसी ने उस तरीके से काम नहीं, और मैं कन्फेस कर रही हूं ये चीज, और ये बहुत बड़ा कन्फेशन मैं दे रही हूं। हमारी ब्यूरोक्रेसी, जो सफेद तौलिए पर बैठा जो अफसर अट्टहास करता है, वो अफसर अट्टहास करेगा, चाहे वो भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। प्रॉब्लम यह है कि जो स्कीम्स आई उसका इंप्लीमेंटेशन हुआ या नहीं हुआ, इसकी जिम्मेवारी कैबिनेट पे हो, इसकी जिम्मेवारी पॉलिटिशियंस पे हो, इसकी जिम्मेवारी ब्यूरोक्रेसी पे हो, इसकी जिम्मेवारी हम जैसे युवाओं पे भी हो। इसका निर्णय तो जनता करेगी 2019 में। अच्छा, अगर मेरी जगह यहाँ पर यशवंत सिन्हा जी बैठे होते ना इस वक्त, तो कहते कि जॉब्स तो दिला नहीं पाए हैं, अब जॉब्स को किस तरह से आकलन उसका किया जाए, जॉब ग्रोथ का आंकड़ों की किस तरह से फजिंग की जाए, उसको लेकर मोदी सरकार लग रही है। ठीक उसी तरह जिस तरह जीडीपी के पैरामीटर चेंज किए गए थे। लेकिन मैं चाहूंगी कि यहां पर हम सवाल पूछें। मैम, आप कुछ पूछना चाह रही हैं, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और सवाल पूछ सकती हैं आप। आई एम डॉक्टर रेखा सिंगल फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई एम ए एजुकेशनिस्ट। सो आई एम जस्ट वंडरिंग, लाइक यू आर एम्फसाइजिंग, हिंदी में आप लोग डेटा पर बहुत ज्यादा, आंकड़ों पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं कि भी एम्प्लॉयमेंट हुआ कि नहीं, कैसे हुआ। और सबसे बड़ा, जो मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ाती रही हूँ और मैं हमेशा यही सोचती रही हूँ कि जो डेटा है वो काफी मैनिपुलेटिव है, वो बहुत मैनिपुलेटिव है, और हम उसको सवाल पूछ ले मैम। और यही सवाल है मेरा, वो उसको हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब सवाल यही है कि अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं और जो डेटा हमारे सामने आएगा या थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूट्स, उसको हम कितना, चलिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि स्टैटिस्टिशियन कह रहे हैं कि डेटा को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, आम जनता कहती है कि नेता को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। सुभ्रष्टा, एक कोई रिबटल आपके लिए। इसीलिए मैं जब भी बात कर रही हूँ, मैं बार बार जमीन से जुड़े स्टेटिस्टिक्स नहीं, एनेक्डोट्स लेकर के शेयर कर रही हूँ। मैं पूरी तरह अग्री करती हूँ, बिकॉज यू कैन, अंग्रेजी में हम लोग बार बार ये जब भी पैनल्स में जाते हैं कहते हैं, यू कैन एस्फिक्सिएट डेटा इनटू स्पीकिंग व्हाटएवर यू वांट द डेटा टू स्पीक। एंड मैम, आई थिंक यू वुड अग्री विथ मी ऑन दैट। क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। एक अल्पेश जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि डेटा की फजिंग तो ठीक है, आप तमाम तरह के आरोप लगाते आए हैं, 2 करोड़ नौकरियां मांगते आए हैं राहुल गांधी, उन्होंने कभी एक ब्लूप्रिंट दिया कि वो नौकरियां कैसे दिलाएंगे जब आएंगे तो? देखिए, राहुल गांधी जिस तरह से नेतृत्व करते हैं, मुझे तो उनकी एक ही बात टच कर गई। अल्पेश, हमें देश के अंदर नफरत की राजनीति नहीं करनी, प्यार की राजनीति करनी है, देश को बांटने की राजनीति नहीं करनी, देश को जोड़ने की राजनीति करनी है। और अगर आपको मोदी सरकार के 4 साल का एनालिसिस करना है तो उससे पहले 13 साल का गुजरात का एनालिसिस कर लीजिए। गुजरात मॉडल को 3 युवाओं ने खोल दिया। गुजरात के अंदर 30 लाख से ज्यादा बेरोजगार है। गुजरात के अंदर 70 लाख करोड़ का कर्जा किसानों पे है। गुजरात के दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं। आप उसी के मायने रखिए तो वही मॉडल देश के अंदर हो रहा है। 4 साल के अंदर मोदी सरकार ने एक भी काम किया हो, एक भी नई योजना लाए हो, वो बता दीजिए। सिर्फ नफरत देश को बांटने की योजनाएं बहुत लाए हैं। यहाँ पे आपकी करेक्शन की बात बोलूंगा, राहुल जी आएंगे, देश के अंदर प्यार की राजनीति, देश को एक करने की राजनीति, नफरत की राजनीति कभी नहीं लाएंगे। We have just completely run out of time. I'm so sorry, Akash ji, but you can always ask the question once we are there. Thank you so much for both of you for joining us. Thank you so much. Huge round of applause, please.